नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीशु और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल द इंडियन अपडेट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। वैसे ये कोई नॉर्मल बायोग्राफी वीडियो नहीं है, बल्कि इस वीडियो में मैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो वाजपेयी साहब के अलावा भी इस देश के और 13 प्रधानमंत्री रह चुके, पर जो इनका कैरेक्टर है, अटल जी का जो कैरेक्टर है, वो इतना कमाल का है कि आज भी पूरी दुनिया में इनको कोई अपना दुश्मन नहीं कह सकता। मतलब भारत में बीजेपी के ऑपोजिशन पार्टीज तो छोड़िए, इनफैक्ट पाकिस्तान जो भारत को हमेशा नफरत की निगाहों से देखता है, वो पाकिस्तानी भी अटल जी की प्रशंसा करते थकते नहीं है। मतलब उनके मन में भी अटल जी के लिए कोई खास बैर नहीं है। और इन सब का दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन रहा है कि अटल जी कभी भी अपने निजी स्वार्थ के बारे में ना सोच के हमेशा वो देश हित के बारे में सोचते हैं, जनहित के बारे में सोचते हैं। यही कारण है कि कोई भी उनसे नफरत नहीं कर सकता। इनफैक्ट इस वीडियो की जो पहली कहानी है, इससे आप काफी हद तक समझ पाएंगे कि अटल जी देश हित के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये कहानी है दोस्तों 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो उस दौरान जो आरएसएस थी, उन्होंने यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट को बॉयकॉट किया हुआ था, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट को यहाँ पे गांधी जी लीड कर रहे थे और आरएसएस और गांधी जी के यहाँ पे जो विचार थे वो मिलते नहीं थे। इसलिए आरएसएस ने यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट को बॉयकॉट किया हुआ था। और वही अटल जी, जो एक कट्टर हिंदूवादी और आरएसएस के एक एक्टिव मेंबर थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि आगे चल के उन्होंने कह दिया था कि मैंने इस मूवमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया है, मतलब जस्ट कुछ पॉलिटिकल चीजें उन्हें कहनी पड़ी थी, वरना आरएसएस से उन्हें निकाल दिया जाता। पर एक्चुअली अगर देखें तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था आरएसएस के बॉयकॉट के बावजूद भी। और इसका मेन रीजन ये था कि क्विट इंडिया मूवमेंट देश हित के लिए था, वो देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए था। और अंग्रेज जो हमारे शत्रु है, पूरे देश के शत्रु है, उसके सामने यहाँ पे हिंदू या फिर आरएसएस, कांग्रेस, इन सब का कोई सवाल ही नहीं उठ। देश सबसे पहले है। और ये हमेशा से अटल जी की एक दृढ़ सोच थी। और अटल जी की इसी सोच और काबिलियत की वजह से भारत के बड़े बड़े लीडर्स, जो इनफैक्ट उनके ऑपोजिशन के लीडर्स थे, वो भी अटल जी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक उदाहरण देता हूं, जब 1957 में अटल जी पहली बार लोकसभा में एज अ मेंबर आते हैं, तो वो कांग्रेस के ऑपोजिशन में थे और इस वजह से वो कांग्रेस की नीतियों को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज भी करते थे। इनफैक्ट उन्होंने अपने एक भाषण में नेहरू जी को स्प्लिट पर्सनालिटी का व्यक्ति कह दिया था और उनकी तुलना यहाँ पे विंस्टन चर्चिल के साथ की थी। वो विंस्टन चर्चिल जिसकी नीतियों की वजह से कभी भारत में मिलियंस में लोगों की जान गई थी। और अटल जी ने यहाँ पे इतनी अच्छी स्पीच दी थी कि स्पीच से गुस्सा होने की जगह नेहरू जी इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए थे कि कुछ दिन बाद जब कुछ फॉरेन डेलीगेट्स भारत आए, तो उनके सामने यहाँ पे अटल जी को इंट्रोड्यूस करते वक्त नेहरू जी ने ये प्रेडिक्शन किया था कि ये जो यंग मैन आपको अपने सामने दिख रहा है, ये नौजवान आगे चल के इस देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, ये आगे चल के मेरी कुर्सी लेगा। इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए थे नेहरू जी। और अटल जी भी नेहरू जी का इतना सम्मान करते थे कि जब आगे चल के नेहरू जी की मृत्यु होती है 1964 में, तब अटल जी ने यहाँ पे नेहरू जी की तुलना की थी भगवान राम के साथ। वो भगवान राम जिनकी अटल जी हमेशा पूजा करते थे। तो सोचिए क्या लेवल रहा होगा उस समय की पॉलिटिक्स का। इनफैक्ट दोस्तों, आगे चल के जब अटल जी की सरकार बनती है, वो जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं, तब यहाँ पार्लियामेंट से कांग्रेस की सभी चीजें हटाई जा रही थी। तो उसी के साथ यहाँ पे जो नेहरू जी का एक पोर्ट्रेट था, उसे भी हटाने का ऑर्डर दिया गया था। पर यहाँ पे अटल जी ने खुद यहाँ पे उस पोर्ट्रेट को दोबारा से लगवाया था। उन्होंने कहा था कि ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, आप इनकी पोर्ट्रेट नहीं हटा सकते। इस पार्लियामेंट में जो गणतंत्र की आज हम पूजा करते हैं, उसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। वो भले ही मेरे ऑपोजिशन में थे, पर फिर भी वो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री है, आपको उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। और उन्होंने दोबारा से उन पोर्ट्रेट्स को वहां पे लगवाया था। और नेहरू जी के लिए उनके मन में इतना सम्मान था, मतलब मैंने तो आपसे कहा, वो भगवान राम के साथ उनकी तुलना करते थे। वैसे इन सबके अलावा भी अटल जी की जो एक बहुत बड़ी खूबी थी, वो ये कि अटल जी हमेशा अपनी संस्कृति को एक आभूषण की तरह पहनते थे। मतलब पहली बार जब वो 1977 में भारत के फॉरेन मिनिस्टर के हिसाब से यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वहां पे जाके स्पीच देते, तब वो पहली बार हुआ था कि किसी भारतीय ने, इनफैक्ट पूरी दुनिया में शायद पहली बार किसी ने यूएनजीए में हिंदी में भाषण दिया था। क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग यूएनजीए में जाते थे, जैसे नेहरू जी तो खुद ही कहते थे कि आई एम द लास्ट इंग्लिश मैन टू रूल इन दिस कंट्री। इन सब कारणों से कांग्रेस के जितने भी लीडर्स इससे पहले जाके यूएनजीए में स्पीच दे रहे थे, वो सभी क्या करते थे कि इंग्लिश में स्पीच देते थे। पर यहाँ पे अटल जी वो पहले लीडर बने, वो पहले फॉरेन मिनिस्टर बने भारत के, जिन्होंने यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया। और लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया उस स्पीच को कि वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट बन के रह गया। और उनका सिंपल सा ये कहना था कि हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो मैं अपनी मातृभाषा में ही बात करूंगा, आपके पास ट्रांसलेटर्स है, आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे पहली बार यूएनजीए में एक हिंदी में भाषण दिया था। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, जहाँ पे पूरी दुनिया आके इंग्लिश में कह रही है, आप अपनी मातृभाषा को सबके सामने रखते, ये बहुत ही बड़ी बात है। वैसे जब हम यहाँ पे यूएन की बात कर ही रहे, तो 1988 की कुछ बात होगी, तब अटल जी की सरकार
सरकार यहाँ पे नहीं थी, वो उस टाइम पे ऑपोजिशन में थे, और तब यहाँ पे प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी जी। तब एक बार क्या हुआ कि अटल जी को यहाँ पे किडनी की बीमारी हो गई थी, और ये किडनी की बीमारी इतनी खराब थी कि इंडिया में उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करवाया जा सकता था, उन्हें यहाँ पे फॉरेन जाना पड़ता। और यहाँ अटल जी के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि फॉरेन जाके वो यहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट करवाए। मतलब समझ लीजिए, भारत के कभी वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके, पर इतने ईमानदार इंसान थे कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपनी ट्रीटमेंट वो फॉरेन में जाके करवा सके। तब ये बात जब यहाँ पे राजीव गांधी साहब को पता चली, तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे जो 1988 में वो यूएन का डेलीगेशन बना रहे थे, जो एक डेलीगेशन उन्हें भेजना था, उस डेलीगेशन में अटल जी को भी सम्मिलित कर दिया, जिस वजह से यहाँ पे अटल जी भारत सरकार के पैसों में यहाँ पे यूएन जा पाए, और जिस वजह से वो विदेश में जाके यहाँ पे सरकार के पैसों से अपनी पूरी ट्रीटमेंट करवा पाए। और दोस्तों, इसके लिए ना हमें राजीव गांधी साहब को थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने हमारे भारत देश को एक इतना अच्छा प्रधानमंत्री दिया, क्योंकि अगर उन्होंने उस टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवाया होता, ये हेल्प उन्हें नहीं की होती, तो वो यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं बन पाते आगे कभी, और हमारे भारत देश को इतना महान प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलता। और ये अटल जी की खासियत है कि अटल जी ने कभी अपना कोई दुश्मन नहीं बनाया। जो राजीव गांधी उनके प्रतिपक्ष में थे, जो उनके ऑपोजिशन में थे, वो भी यहाँ पे उनसे इतना स्नेह करते थे। इनफैक्ट अटल जी ने कभी कहा भी नहीं था राजीव गांधी जी से कि मुझे यहाँ पे विदेश भेजिए। राजीव गांधी जी को किसी तरह पता चला, और उन्होंने यहाँ पे उन्हें क्या किया कि यूएन डेलीगेशन में डाल दिया अपना ऑपोजिशन के आदमी को, और उन्हें यहाँ पे विदेश भेजा, उनका ट्रीटमेंट करवाया, उन्हें स्वस्थ करके फिर भारत लेके आए। ये होती है दोस्तों असली पॉलिटिक्स, जो आज के टाइम पे आपको नहीं देखने को मिलेगी कहीं पे भी। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन ने हमेशा अटल जी के साथ अपनी मित्रता निभाई है, अटल जी भी हमेशा मित्रता निभाने में सबसे आगे रहते थे। एक और उदाहरण देता हूं, 1999 में आप सब जानते ही होंगे कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जहां पे 270 और 271 वोट्स आए थे टोटल। मतलब 270 यहाँ पे बीजेपी को मिले थे और 271 यहाँ पे ऑपोजिशन में थे। मतलब बस एक वोट की वजह से यहाँ पे अटल जी हार गए थे। और ये एक वोट दिया किसने था? उड़ीसा के सीएम गिरधर गमांग ने। अब देखिए, उस टाइम पे हालत कुछ ऐसी थी कि जो गिरधर गमांग थे, उन्हें एथिकली यहाँ पे वोट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो सीएम बन चुके थे, तो एमपी की पोस्ट उनके पास थी नहीं। पर क्योंकि उन्होंने अभी रेजिग्नेशन नहीं दिया था उस पोस्ट से, तो हाँ, टेक्निकलिटी पे वो वोट दे सकते थे, तो उन्होंने यहाँ पे वोट दिया, और जिस वजह से यहाँ पे अटल जी की सरकार गिर गई। हालांकि इसके कुछ दिन बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं, उनकी सरकार दोबारा बनती है। पर यहाँ पे अटल जी जब उड़ीसा जाते हैं, तो यहाँ पे उड़ीसा जाके वो ये नहीं कहते कि गिरधर गमांग हम आपसे बदला लेंगे। इनफैक्ट उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता, मतलब कुछ भी उनके खिलाफ नहीं किया जाता, बल्कि वो गिरधर गमांग जी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने जो किया वो किया, मैं उसे भूल चुका हूँ, अब हम लोग दोस्त हैं और आगे भी हम लोग ऐसे दोस्ती बने रहेंगे। और उन्होंने आगे चल के उड़ीसा के लिए भी बहुत कुछ किया। ये वो दोस्ती थी। मतलब जिस सीएम गिरधर गमांग ने अटल बिहारी वाजपेयी को उस समय धोखा दिया, आपको लगता है अपने पूरे जीवन में वो अगली बार इस इंसान के खिलाफ कुछ बोलने भी वाला है? ऐसी दोस्ती थी। मतलब अटल जी भी निभाते थे अपनी तरफ से दोस्ती, इसलिए हम कह सकते हैं कि ही वाज अ मैन विथ नो एनिमीज। वैसे दोस्तों, इतनी देर तक मैंने आपको अटल जी के दोस्ती के किस्से तो सुनाए, पर अभी उनका एक किस्सा सुनाने वाला उनकी हाजिर जवाबी का। तो ये बात है 1999 की, जब उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस के द्वारा पहुंचे हुए थे लाहौर। इस बस सर्विस की शुरुआत उन्होंने की थी अमृतसर से लाहौर के बीच में। दोनों देशों के बीच में अच्छी दोस्ती बढ़ाने के लिए, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते उन्हें सुधारने थे। तो लाहौर में उनका काफी जोरदार स्वागत हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी महिला रिपोर्टर, मतलब बला की खूबसूरत थी वो रिपोर्टर, तो उन्होंने यहाँ पे वाजपेयी साहब से पूछा कि अटल जी, आप तो शादीशुदा नहीं है, आपने कभी शादी नहीं की, कवारे हैं आप, तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, पर मेरी शर्त यह है कि मुझे मुंह दिखाई में पूरा का पूरा कश्मीर चाहिए। तब मुसलमानों में तो रिवाज होती है ना मेहर की, जहाँ पे या लड़के वाले लड़की वालों को पैसे देते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने मुंह दिखाई की तरह पूछा था कि मुझे मुंह दिखाई में पूरा का पूरा कश्मीर चाहिए। तो यहाँ पे अटल जी की हाजिर जवाब भी देखिए, उन्होंने क्या जवाब दिया कि ठीक है मोहतरमा, मुझे मंजूर है, मैं आपको पूरा कश्मीर देने को तैयार हूँ, पर देखिए हम तो यहाँ पे दहेज भी लेते हैं, तो मुझे आपके साथ शादी के बदले दहेज में पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए, कहीं आपको मंजूर है? और हाँ, वैसे इतनी देर से अटल जी के दोस्ती के किस्से सुन के आपको लग रहा होगा कि अटल जी बहुत ही शांतिप्रिय इंसान थे, वो गांधीवादी इंसान थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका उदाहरण मेरी आज की लास्ट स्टोरी में है। तो ये बात है कारगिल युद्ध के समय की। एक दिन रात को अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन अटल बिहारी वाजपेयी साहब को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान वार्निंग दे रहा है कि अगर आपने कारगिल से अपनी सेना नहीं हटाई तो वो आप पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे और आपके देश को बर्बाद करके रख देंगे। तब यहाँ लाइन की दूसरी ओर से फौलाद जैसा सीना रखने वाले अटल जी का जवाब आता है कि मैं 50% भारत कुर्बान करने को तैयार हूं, पर क्लिंटन जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान कल का सूर्य उदय नहीं देख पाएगा। परमाणु हमारे पास भी है, उनसे कई अधिक शक्तिशाली है। कह दीजिए पाकिस्तान से कि वो कल का सूर्य उदय नहीं देख पाएंगे अगर उन्होंने इंडिया की ओर आंख उठाकर भी देखा तो ठीक है दोस्तों, यही थी आज की हमारी लास्ट कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये लॉन्ग फॉर्म में इस चैनल का पहला वीडियो था, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार गाइस, एकदम नया क्रिएटर हूँ, थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। और मैं अटल हूँ, एक फिल्म रिलीज होने वाली है जो अटल जी की बायोग्राफी है, उसे भी आप लोग जरूर देखें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी और दिन किसी और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड जय श्री राम।